आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि हुआ था 14 नवंबर 2023 थर्ड शिफ्ट में। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 और 2 का सॉल्यूशन देखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है और इसमें पूछा गया है 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई की टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 18 और 24 का HCF पूछा गया है। 18 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 2 गुणे 3 ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 ऐसा हम लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या मिला, इसमें 2 है इस और 3 है और इसमें भी 2 और 3 यानी कि 6 है, जो हमारा HCF यहाँ से निकल के आया। बस इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें पूछा गया है 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाना है या साधारण ब्याज पर निवेश की जा रही है राशि। तो क्या करेंगे, इसको 2.5 को हम कैसा लिख सकते हैं, इसको 5/2 भी हम लिख सकते हैं। 5/2 गुणा करेंगे इसमें 9/2, क्योंकि हम 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 45/4। बस अब क्या करना है, इसका 2,52,000 का हमको 45/4% निकालना है। यहाँ से हम इसका निकालेंगे कितना, 45/4%। यहाँ से जो 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ये आंसर बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, हमको क्वेश्चन का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से अप्रॉक्स में हम नहीं लगा सकते कोई भी आंसर। तो आइए हम देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 45 का और 25 का, इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है पहले। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 28,406.25। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 28। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 113 और यहाँ से 625। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसको 4 से भी डिवाइड भी करना है और जितना आएगा उसको 2,52,500 में प्लस कर देना है। कितना आया था यहाँ से निकल के 113,625 अपॉन 4 आया था। अब इसको जब हम भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा 28,406, 28,406.25 यानी 25 तो हमारा आंसर होगा लास्ट में, 0.25 होगा, लेकिन 3 ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बस इसको प्लस कर देना है 25,00 और इसमें प्लस करना है 28,406.25। तो 25 लास्ट में हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, इसके बाद 0 होगा, 9 होगा, 10 कैरी 1 आएगी, 5 2 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 280 स्टार्टिंग में होना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एक वृत्त की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंतः त्रिज्या यानी r मल्टीप्लाई करेंगे अर्ध परिमाप से, या परिमाप/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, अंतः त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। अंतः त्रिज्या वो होती है जो किसी भी वृत्त के अंदर,
किसी भी त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त, ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, इसकी त्रिज्या को हम कहेंगे अंतः त्रिज्या। तो इसका सूत्र होगा r मल्टीप्लाई अर्ध परिमाप। अब यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, यहाँ पे अंतर त्रिज्या 7 दी है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 343। 343 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे, अर्ध परिमाप यहाँ पे लिखिए या परिमाप बटे 2 भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको परिमाप निकालना है तो हम परिमाप बटे 2 लिख लेते हैं। अब जब हम 7 को इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और बचेगा 49। 49 बराबर परिमाप बटे 2 इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो 2 अपॉन में है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 में, तो ये आ जाएगा 98 यानी 98, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से, पत्नी यानी वाइफ हम W से डिनोट करेंगे और उसकी पुत्री यानी डॉटर को D से डिनोट करेंगे, का अनुपात पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से के अनुपात। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक और नया चीज़ जुड़ गया यहाँ पे, पुत्र यानी सन का अनुपात दोनों 1:4 है, तो इसका भी 1:4 है, और फिर पुत्री और उसके पुत्र का भी 1:4 है, ये यहाँ पे कहा गया है। यदि पत्नी को पुत्र से 5000 कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य। तो यहाँ पे जो इन दोनों का रेशियो है, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 एकम 4, फिर 4 चौको 16। ये तीनों का संयुक्त रेशियो आ गया 1:4:16, तीनों का संयुक्त रेशियो आ गया। अब बोला गया है जो पत्नी है उसको पुत्र से 5000 कम मिलते हैं, लेकिन रेशियो में देखें तो 15 कम मिलते हैं, तो यानी 15 की वैल्यू 5000 यहाँ पे है, हम मान सकते हैं। अब एक की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 15 यहाँ से इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी 5000 अपॉन 15, और हमसे पूछा गया है टोटल जो संपत्ति है वो कितनी होगी, तो 5000 अपॉन 15 गुणे 21, 16 4 20 1 21, टोटल संयुक्त रेशियो 1 की आ जाएगा हमारे सामने 21। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5 से ये कट जाएगा 1000 बार, 5 से कट के आ जाएगा ऊपर 1000, और मल्टीप्लाई में था हमारे पास 7, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7000, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वहाँ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180, 240 को पूर्णतः विभाजित करे। फिर से यहाँ पे हमसे HCF पूछा गया है। इस सेट में 3 से 4 HCF के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे 90, 180, 240 का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या करना है हमको कि ऐसी दो संख्याओं का डिफरेंस देखना है कि जिसमें सबसे कम डिफरेंस हो। जैसे 90 और 180 के बीच में 90 का डिफरेंस है, फिर 90, 240 में अगर हम बात करें तो 15 का डिफरेंस हो जाएगा, और फिर 180 और 240 के बीच में 60 का डिफरेंस। तो सबसे कम डिफरेंस कितना मिला हमको, 60, इन तीनों के बीच में सबसे कम डिफरेंस। अब HCF हमारा या तो 60 होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो जब हम 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 240 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 90 डिवाइड नहीं होगा 60 से, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। इसका कोई फैक्टर देखेंगे हम, फैक्टर इसका हम इससे छोटा देखें तो 30 मिलता है हमको, और 30 जो है वो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 6। 8000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 1261 हो जाता है। यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 18 महीनों में छमाही रूप से यानी कि 3 बार ब्याज लगेगी। अब क्या करना है, 18000 तो हमारे पास प्रिंसिपल है, 8000 प्रिंसिपल हमको दिया गया है। अब ये कितना हो जाता है, 1261 इसमें बढ़ जाता है, तो टोटल अमाउंट की बात करें तो ये हो जाएगा 9261। अब क्या करना है, क्योंकि ब्याज 3 बार लगेगी, 18 महीने में 3 बार ब्याज लगेगी, तो हमको इन दोनों का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कर देंगे इन दोनों का, तो इसका क्यूब रूट आएगा हमारे पास 20,
और 92 61 का आएगा 21। क्योंकि कोई राशि है जो 20 से 21 हो रही है तो उस पर 1 का ब्याज लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे, 1/20 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 5%। लेकिन 5% हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ब्याज जो है वो छमाही लग रही है। तो इसका वार्षिक अगर हम निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, जो कि हो जाएगा 10। तो 10 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, 10%। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 7। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, लेकिन एक खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब जितना उस पर मार्क प्राइस था एमपी पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या है, 700 रुपये की वो तो बुक थी और उसको क्या है 20% की छूट पर खरीदा, तो 20% की जब छूट पर खरीदेगा तो उसको 80% पे खरीदेगा और उसका फ्रैक्शन होता है 4/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 14 यानी 140 आ जाएगा। 14 चौको 56 यानी 560 रुपये में उसने बुक को खरीदा। अब क्या बोला है कि यदि खुदरा विक्रेता उसके अंकित मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना था, 700 था और वो लिया है 560 का, मतलब 140 रुपये ज़्यादा में वो फिर से बेच रहा है जितने में खरीदा है, और बटे 560 क्यों लिख रहे हैं बटे में, क्योंकि सीपी हमारा 560 है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 14 चौको 56, 4 बार कैंसिल होगा, 4 से 100 होगा 25 बार कैंसिल, यानी 25% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 8। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो मतलब पार करने में लगा समय ही पूछ रहा है। समय कैसे निकालेंगे, दूरी अगर 210 और 240 को ऐड करेंगे, दूरी आ जाएगी हमारे सामने 450 मीटर। ये टोटल दूरी आ गई। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आ गई 450। चाल को क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसलिए चाल घट जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो चाल जुड़ जाती, तो चाल घट के आएगी। अगर हम 97 में 79 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 18, लेकिन ये होगा किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ये चला जाएगा ऊपर रहेगा, तो 5 के बटे में यानी अपॉन में, लेकिन इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब 18 से 18 हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं और 5 से ये 90 बार कैंसिल हो जाएगा, 450। तो 90 सेकेंड हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 8 में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अगला क्वेश्चन हमारे सामने। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम उसके महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का 12 गुना है। क्या बोला है, एलसीएम इक्वल टू 12 एचसीएफ। संख्याओं में एक संख्या हम ए मान लेते हैं जो कि दी गई है 8, और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 52 है, यानी L + H हम कर सकते हैं 52, जो कि दिया गया है। हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या को B मान लेते हैं, यही हमसे पूछा गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि L बराबर हमने 12 लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे L की जगह पे 12 लिख सकते हैं, तो 12H + 1H, तो यहाँ पे 13H हो जाएगा। 13H की वैल्यू हो जाएगी 52। अब H की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 4। 13 चौको 52 से 4 मिल गया हमको। अब 4 का यानी H का मान जो 4 आया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा L की वैल्यू 12 चौको 48, यानी L भी मिल गया, H भी मिल गया। अब क्या करेंगे, हमको दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो एक फार्मूला होता है, आप लोगों को शायद पता होगा कि LCM × HCF पहली संख्या बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये तो सभी को ही पता होगा फार्मूला, तो बस इसी फार्मूले में हमको रखना है चीज़ों को। तो 48 मिला था हमको LCM, HCF मिला था 4, पहली संख्या मिली थी हमको जो कि क्वेश्चन से दी गई है, और दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। तो 8 × 6 = 48, 6 बार कट जाएगा, और B की वैल्यू हमको मिल जाएगी 6 चौको 24,
जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 10। एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितना धन था? तो मान लेते हैं कि मूल रूप से उसके पास 100 रुपये थे। 100% जितना भी रहा होगा वो 100% रहा होगा, उसमें से वो 18% खो देता है तो उसके पास बचेगा 88%, 88/100। अब शेष का मतलब जो इसके बाद बचा उसका 87% खर्च कर देता है। 87% खर्च किया तो बचा 13%, और ये सब बराबर है हमारे 122 के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या यहाँ पे हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से 100 पहले कैंसिल कर देंगे हम। इसके बाद क्या करना है, 88 यहाँ पे है तो 88 को हम 44 टाइम्स कट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जहाँ पे मैं 88 लिखा हूँ यहाँ पे 82 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 100 में 18 माइनस करेंगे तो 82 आएगा। 82 हम इसको लिख सकते हैं। फिर 82 को जब 2 से कैंसिल करूँगा तो 41 आएगा, और इधर मैं लिख सकता हूँ 61। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 61 और 6100 अपॉन में आएगा 41 × 13। इसको मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कितना आया था हमारे पास, 61 बराबर 41 × 13/100, इतना बचेगा। आप सॉल्व करके चेक कर लेना। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आएगा 5.33। तो 1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 61 अपॉन हम लिख सकते हैं 5.33, और 100% की हमको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जब हम दशमलव हटाएंगे तो 100 और ऊपर आ जाएगा। बस इसी को डिवाइड करके देखना है हमको। तो आएगा 6100 और 00, इसको डिवाइड करना है हमको 533 से। तो ये तो 1 टाइम चला जाएगा 533, फिर यहाँ से बचेगा हमारे पास 7777 और 0 ऊपर से हम ला लेंगे। तो फिर से 1 टाइम जाएगा 533, इसके बाद बचेगा 237, फिर 0 ऊपर से लाएंगे तो ये जाएगा 4 टाइम, और फिर एक बार फिर से 4 टाइम जाएगा, यानी कि 1144 जो है पूरा आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है 1144, इसलिए क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो है, ऑप्शन 3 और 4, ये दोनों लगभग बराबर हैं, इसलिए हमको इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1144.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, 4 पुरुष यानी 4m बराबर है 8w के, क्योंकि दोनों 12 दिन में कर पा रहे हैं। 4 पुरुष भी 12 दिन में और 8 महिलाएं भी 12 दिन में। तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं? तो यहाँ से पहले हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ से m/w आ गया हमारे सामने 2:1। अब इसी का मान रख के हमको वैल्यू बता देनी है। तो 8 जो महिलाएं हैं ये भी 12 दिन में कर सकती। पूरा काम क्या होगा, 8w × 12 या 4m × 12 दोनों ही बराबर होगा। तो ये टोटल वर्क है 8w × 12। हमसे पूछा है 9 पुरुष, 9 दूनी 18, क्योंकि पुरुष की वैल्यू 2 आई है। तो 9 दूनी 18 और 6 महिलाएं, 6 महिलाएं की वैल्यू 1 है, तो इसका 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे हम w की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 12 × 8 अपॉन में हो जाएगा 24। 12 दूना 24, 2 चौको 8, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार में 60% वृद्धि की जाती है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए ऊंचाई में कितनी कमी की जानी चाहिए?
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार और ऊंचाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर 60% का हम फ्रैक्शन निकालें तो ये होता है 3/5, यानी कि जो आधार है वो 5 है पहले और 3 बढ़ के हो गया है 8, बढ़ा दिया जाता है। 60% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 3 बढ़ा दिया जाता है, 5 से 8 हो जाता है। तो क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई हो जाएगी 8:5 हमारे सामने। अब ऊंचाई कितनी घटानी पड़ रही है? 3 घटानी पड़ रही है हमको। कितने में? 8 में। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो यह आ जाएगा 300/8। इसको हम अगर भाग देंगे तो यह आएगा 8 त्रिक 24 और यहाँ बचेगा 6, फिर 8 सत्ते 56, 0.5 समथिंग, यानी 37.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 13, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 32 विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे? SP। 32 SP विक्रय मूल्य बराबर है 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 45 CP। अब बस यहाँ से CP और SP का हमको क्या फ्रैक्शन में निकाल लेना है या रेशियो में निकाल लेना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? SP और इधर से CP आएगा, इसके भाग में चला जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 45 और बराबर की उधर साइड 32 जाएगा तो इसके अपॉन में चला जाएगा। अब क्या है कि CP 32 है और SP 45 है, तो कितने का हमको लाभ हो रहा है? यहाँ पे 13 का लाभ हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो 13 का लाभ हो रहा है कितने पे? 32 पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 13/32 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 16 और इसको लिख सकते हैं 50। 13 पचे 65, यानी 650/16। 16 चौको 64, 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट सभी ऑप्शन में है। फिर यहाँ पे बचेगा 10, तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे भी 0 लाना पड़ेगा, तो फिर आ जाएगा 100। फिर 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 छक्के 96, यानी 40.6 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो हम मान लेते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। क्योंकि औसत 63 है, यानी बीच वाली संख्या हमको 63 मिली हुई है। विषम संख्याओं में क्या होता है? एक के बाद एक संख्या होती है, तो 63 के बाद 65 हो जाएगी, फिर 67 हो जाएगी, इसके पहले 61 हो जाएगी और 59 हो जाएगी। ये मिल गई हमको संख्याएं। पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी हो जाएगी 67 और सबसे छोटी हो जाएगी हमारे सामने 59 है, 59। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 15 और इसमें पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A इकाई है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A इकाई, इसकी मतलब ये आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है इस क्वेश्चन में। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला A√3/2। अगर क्षेत्रफल पूछता तो ये हो जाता हमारे सामने 3A² / 4, और अगर परिमाप पूछता तो 3A हो जाता। बस इन फार्मूलाज को आपको याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।